नमस्ते, मेरा नाम मधुकर है और आज हम कक्षा 10वीं के शुचि पर्यावरणम इस कविता के बारे में बात करेंगे। यदि आपको इस कविता के बारे में विस्तार से शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वय, अर्थ, हर एक शब्द का शब्दशः अर्थ, उनका हिंदी अर्थ अगर विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं, जिस ब्लॉग की लिंक मैंने नीचे इस वीडियो के विवरण में दे रखी है। आपको अगर विस्तार से पढ़ना है तो ब्लॉग पर जाइए, अन्यथा आप लोग इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता के शीर्षक से। तो कविता का शीर्षक है शुचि पर्यावरणम। अब ये जो एक शब्द है ये आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक शब्द दो अलग अलग शब्दों से बना है। पहला शब्द कौन सा है? शुचि और पर्यावरणम। अब देखो ये जो कविता का शीर्षक है हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ इस शीर्षक से ही समझ में आ जाता है इस कविता के बारे में। तो क्या कहती है यह कविता, चलिए जानते हैं। देखिए, शुचि और पर्यावरण ऐसे दो शब्दों से शुचि पर्यावरण ये शब्द बना है। इनके अंदर विशेषण विशेष्य समास है। इस कविता के अंदर साफ साफ बात है कि पर्यावरण के बारे में बात की जा रही है। कैसा पर्यावरण? तो शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण। इस कविता के अंदर शुद्ध पर्यावरण की बात की जा रही है। अब शुचि का मतलब है शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, और पर्यावरण इस शब्द का अर्थ हम जानते हैं नेचर, प्रकृति, कुदरत। परंतु पर्यावरण इस शब्द पर हम और गहराई से विचार करेंगे। देखिए, पर्यावरण इसके अंदर तीन पद है। पहला है परि, आ और वर्ण, ऐसे तीन शब्द हैं। तो वर्ण और आवरण, तो आ से मिलकर वर्ण ये जो शब्द आवरण बनता है, आवरण का मतलब होता है कवर, जो किसी चीज को ढक लेता है। अब इसके साथ जब परि ये उपसर्ग हम लगाकर पर्यावरण शब्द बनाता है, परि, आवरण, पर्यावरण, इनके बीच में यण संधि है। जब हम पर्यावरण ये शब्द बनाते हैं तब इसका मतलब किंचित बदल जाता है। किंचित बदल नहीं, किंचित विस्तृत हो जाता है। कैसा विस्तृत हो जाता है देखते हैं। परि का मतलब है परितः, यानी चारों ओर से, अराउंड। तो चारों तरफ से जो चीज किसी वस्तु को ढकती है, आवरण करती है, वो है पर्यावरण। अब इस कविता के संदर्भ में पर्यावरण का अर्थ क्या है? देखिए, हम मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। अब इस पृथ्वी पर हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं वे सभी चीजें पर्यावरण का हिस्सा हैं। इसमें हम मनुष्य हैं, मनुष्य जैसे, और पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारी जीवित चीजें हैं। और इन जीवित चीजों के साथ साथ निर्जीव चीजें भी पर्यावरण का हिस्सा है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर, पहाड़। तो ये बात साफ है। तो इस कविता में शुद्ध पर्यावरण के बारे में बात की जाएगी। अब किस संदर्भ में? यदि आप इस कविता को आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो इस कविता में तुलना की गई है। तुलना, कंपैरिजन किया गया है। कैसा कंपैरिजन? तो इस कविता के पहले के जो कुछ श्लोक है उन श्लोकों में शहरी पर्यावरण के बारे में बात की जा रही है, और अंतिम कुछ श्लोकों में वनीय यानी जंगली पर्यावरण की बात की जा रही है। और इस तुलना को अलग अलग तरह से दिया है, अलग अलग अलंकार वहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। वनीय पर्यावरण कितना अच्छा है और हम शहरों में घुट घुट कर जी रहे हैं, ये विश्वास दिलाने में हमारे कवि कामयाब हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। अब इस कविता के शुरुआत में हम सर्वप्रथम ध्रुवपद पढ़ते हैं। अब ध्रुवपद क्या चीज होता है? तो हम जानते हैं कि जो कोई भी गीत हो या फिर कोई कविता हो उसके अलग अलग चरण होते हैं। अब संस्कृत के मामले में श्लोक होते हैं। तो हर एक श्लोक के बाद या फिर गीत के हर एक चरण के बाद जो पहली पंक्ति बार बार दोहराई जाती है उसे ध्रुवपद कहते हैं। और हमारे इस कविता का ध्रुवपद है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अब ये ध्रुवपद है, ये हर एक श्लोक के बाद दोहराया जाएगा। अब इसका मतलब जानते हैं क्या है। देखिए, इसके अंदर कौन कौन से शब्द है? दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, ये पहले चार शब्द हम देखते हैं। इन चारों शब्दों में से पहला शब्द है दुर्वहम। अब क्या मतलब है दुर्वह का? दुर्वह ये सोपसर्ग शब्द है। सोपसर्ग यानी इसके साथ एक उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत में 22 उपसर्ग है, प्रादि उपसर्ग जिनको हम कहते हैं। उनमें से दुर ये एक उपसर्ग है। दुर का मतलब होता है कठिन, मुश्किल। और इसके साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? दुर्वहम। अब वह, ये वह से वहती, आप लोगों ने क्रियापद देखा ही होगा, वहती। वहती का मतलब होता है लेकर जाना, या फिर अंग्रेजी में कहा जाए तो कैरी करना। और दुर्वहम यानी कैरी करने में, वहन करने में, या फिर यूं आसान भाषा में कहूं यहाँ पर इस श्लोक के संदर्भ में तो चलाने में कठिन,
दुर्वहम चलाने में कठिन, दुर्वहम ढोकर लेकर जाने में कठिन, दुर्वहम कैरी करने के लिए डिफिकल्ट मुश्किल। तो दुर्वहम ये पहले शब्द का मतलब है। दूसरा है अत्र। अत्र का मतलब हम सब लोग जानते हैं, अत्र का मतलब है यहाँ। परंतु इस कविता के परिप्रेक्ष्य में, इस कविता के संदर्भ में अत्र ये शब्द शहरों की तरफ इशारा करता है। शहर, यहाँ पर कवि शहरों की बात कर रहे हैं। आगे आने वाले श्लोकों में हम इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर अत्र जो शब्द है खास करके कवि शहरों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन शहरों में अत्र महानगरेशु इसका उसका अर्थ होगा। तो इन महानगरों में यहाँ दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। जीवित इस शब्द का मतलब होता है हमारा जीवन, जिंदगी। और जीवितम जातम, जातम ये जो अंतिम शब्द है इसका मतलब है हो गया है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, मुश्किल चलाना यहाँ जीवन हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ इन महानगरों में, इन शहरों में जीवन चलाना या फिर जीवन जीना मुश्किल हो चुका है, ऐसी पहली पंक्ति से ही कवि आरोप कर देते हैं। अब आप लोगों ने आरोप किया है, आप लोगों ने बुरी बात बता दी है, शुरुआत ही ऐसी बात से की है कि यहाँ पर जीवन चलाना मुश्किल हो चुका है, तो जाए कहाँ? तो कवि अगली पंक्ति में इसका उत्तर देते हैं और वो पंक्ति है प्रकृति रेव शरणम। यदि आपने संधि प्रकरण पढ़ लिया है तो प्रकृति रेव, इन दोनों शब्दों के बीच में प्रकृति ही एव ऐसा संधि है, यहाँ पर रुत्व संधि है। आप लोग रुत्व संधि के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो प्रकृति ही एव शरणम ऐसा कवि का कहना है। अब इसमें से प्रकृति शब्द का मतलब सब लोग जानते हैं। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, कुदरत। और प्रकृति ही एव शरणम, एव का मतलब है ही। किसी भी चीज को जोर देकर कहने के लिए एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकृति ही एव शरणम। अब शरण शब्द का मतलब क्या है? शरण का मतलब होता है पनाह, आश्रय। जब भी कोई किसी मुश्किल में होता है तो मुश्किल के वक्त जिस जगह पर हमें सहारा मिलता है उस जगह को शरण कहते हैं, उस जगह को पनाह कहते हैं हिंदी में, और उस जगह को आश्रय भी कहा जा सकता है, अंग्रेजी में कहा जाए तो शेल्टर। तो प्रकृति ही एव शरणम, तो हमारे लिए प्रकृति ही एक ऐसा शरण लेने का स्थान है जहाँ पर हमारी रक्षा हो सकती है। और इसके लिए किस चीज की जरूरत है? वो है शुचि पर्यावरणम।